Law of conservation of energy. In activities 11.13 and 14, we learned, इसके पहले थोड़ा सा है, are various energy forms interconvertible? क्या एक एनर्जी से दूसरा एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है? हाँ, होता है। ठीक है, कैसे? मानिए कि आपने फास्टिंग किया, क्या कम हो गया आपके बॉडी में? क्या किया फिर आपने? एनर्जी लेने के लिए क्या किया आपने? खाना खाया? क्लियर है क्या? तो वो जो खाना है उसमें एनर्जी है। कैसे स्टोर्ड है वो? केमिकल एनर्जी है वो। ठीक है, उसको खाया आपने और उससे आपने जो है काम किया, दौड़े भागे, वो कन्वर्ट हो गया किसमें? मैकेनिकल एनर्जी। आगे से। ठीक है, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, पेट्रोल और हाँ, ठीक है, तो उससे क्या है, जो पेट्रोल के अंदर एनर्जी है वो फिर से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। या फिर पंखा ऑन कर दीजिए, क्या हो गया? या फिर यही जो लाइट जल रहा है, क्या है ये? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। पहले क्या था ये? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या समझे? ठीक है, कैन वी कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर? यस। We find in nature a number of instances of conversion of energy from one form to another. Certain small groups discuss the various ways of energy conversion in nature. Discuss following questions in your group. How do green plants produce food? कौन सा? फोटोसिंथेसिस में एनर्जी कहाँ से आता है? Sunlight, solar energy. Solar energy gets converted into chemical energy. Okay. Where do get their energy from? From sunlight. Why does the air move from place to place? एयर क्यों मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह तक? विंड एनर्जी है वो। ठीक है ना? देखिए, सोलर एनर्जी सन के कारण एक जगह जो है हवा एवापोरेट हो गया, लेस डेंस हो गया, एक जगह ज़्यादा डेंस है, तो सोलर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू विंड एनर्जी। विंड जो है सन के हीट के कारण ही अलग अलग एयर जो है अलग अलग प्रकार से हीट होता है। द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड द डिफरेंस इन डेंसिटी कॉजेज विंड। क्लियर है? Why are the fuels such as coal? How are fuels such as coal and petroleum formed? कोल एंड पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है? देयर आर प्लांट्स, प्लांट जो है दब जाता है एंड इट कीप्स ऑन एब्जॉर्बिंग सोलर एनर्जी के कारण प्रेशर वगैरह होता है क्रिएट, और उससे फिर से क्या हो जाएगा? कोल एंड पेट्रोलियम इज फॉर्म। क्लियर है क्या? What kinds of energy conversions sustain the water cycle? तो वाटर साइकिल क्या है? वाटर बॉडी से गया ऊपर, एवापोरेट होकर के क्लाउड बना, क्लाउड जो है आया लैंड पे, लैंड पे रेन हुआ, और रेन जो है फिर से चला गया है ना, रिवर्स वगैरह से के थ्रू चला गया फिर से वाटर बॉडी में। क्लियर है क्या? हाँ, में कौन सा एनर्जी? कुकर क्या? हाँ हाँ, पानी पकड़ कहाँ नीचे गिरता है? तो ऊपर चला गया ना, एनवायरनमेंट में चल जाता है। हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, मतलब कि वो जो निकला नहीं है वो अंदर ही है। हाँ, स्टीम के रूप में। ठीक है, तो वो स्टीम जो है, स्टीम का एनर्जी है, और इतना एनर्जी है स्टीम का एनर्जी के सीटी को भी ऊपर कर देता है ना। ठीक है, बहुत सुपर हीटेड होता है वो, और उसका बर्न वगैरह बहुत खतरनाक होता है। ठीक है।
क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? तो वाटर साइकिल कैसे सस्टेन हो रहा है? सोलर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू, है ना, ऊपर गया, विंड एनर्जी विंड से आया इधर, ठीक है, चलिए आगे बढ़, और फिर से जो है विंड के कारण गया और एक जगह ऊपर चला जाता है, तो फिर से वो वापस रेन पकड़ कंडेंस होकर के रेन में। Activity 11.14. Many of the human activities and the gadgets we use involve conversion of energy from one form to another. Make a list of such activities and gadgets. बहुत सारे गैजेट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बल्ब क्या है, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, या फिर आयरन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, या हीटर या गीज़र सेम होगी। उसके बाद फिर मोटर घूमता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मोटर पानी वाला है ना, घूमता है ना, सक्शन से ऊपर जाता है वो। In activities 11.13 and 14, we learned that the form of energy can be changed from one form to another. What happens to the total energy of a system during or after the process? टोटल एनर्जी को क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होता है, ये तो हम लोग देख लिए। क्लियर है क्या, यस और नो? अब जो है टोटल एनर्जी क्या होता है, whenever energy gets transformed the total energy remains unchanged. टोटल एनर्जी जो है चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ना ही तो नया कुछ एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हाँ, ठीक है ना। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है क्या? Whenever energy gets transformed, the total energy remains unchanged. This is the law of the conservation of energy. According to this law, energy can only be converted from one form to another. It can neither be created nor it can be destroyed. The total energy before and after the transformation remains the same. The law of conservation of energy is valid in all situations and for all kinds of transformation. तो सारा ट्रांसफॉर्मेशन, सारा कुछ जो है उसमें ये लॉ वैलिड है। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी जो है ट्रांसफर हो सकता है लेकिन क्रिएट और डिस्ट्रॉय। Consider a simple example. Let an object of mass m be made to fall freely from a height h. Mass m है, ऊपर h height से उसको नीचे। At the start, the potential energy is mgh. शुरुआत में कितना है पोटेंशियल एनर्जी, mgh है, h ऊपर है वो। काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि उसका वेलोसिटी क्या है, जीरो। Why is the kinetic energy zero? Because its velocity is zero. The total energy of the object is thus mgh. तो total energy क्या हो गया ऊपर में, mgh. As it falls, its potential energy will change into kinetic. और धीरे धीरे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रहा है, काइनेटिक में। उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, गिर रहा है तो उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है ना। If v is the velocity of the object at a given instant, the kinetic energy would be half mv square. तो जितना वो गिरा है ना, mgh should be equal to change in kinetic energy, that is half mv square. As the fall of the object continues, the potential energy would decrease while the kinetic energy would increase. When the object is about to reach the ground, h is equal to 0. h 0 हो जाएगा और वेलोसिटी जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे गिर रहा है तो उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, स्पीड बढ़ रहा है। क्लियर है क्या? तो सबसे नीचे में उसका स्पीड सबसे हाई होगा। Therefore, the kinetic energy would be the largest and potential energy the least. However, the sum of potential energy and kinetic energy of the object would be the same at all points. That is, potential energy plus kinetic energy is equal to constant. mgh plus half mv square जो है
हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. The sum of kinetic energy and potential energy of an object is its total mechanical energy. We find that during the free fall of the object, the decrease in potential energy at any point in its path appears as an equal amount of increase in kinetic energy. ठीक है, इसको कर लेते हैं हम लोग. एक ऑब्जेक्ट है, मास है इसका 2 kg. क्लियर है क्या? जी को हम लोग ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर है क्या? एच है इसका 10 मीटर. कितना है हाइट? 10 मीटर. ठीक है, चलिए अब बताइए काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है. पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया यहाँ पे? 200 जूल. यस और नो? और यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 जूल. यस और नो? और टोटल एनर्जी क्या हो गया दोनों को मिला के? 200. यस और नो? अब जो है ये ग्राउंड पे आ गया. क्या हो गया? कहाँ पे आ गया? यहाँ पे ग्राउंड पे इसका एच क्या हो जाएगा? 0. यस और नो? यस और नो? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh ना, h0 0. लेकिन टोटल एनर्जी क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो अब बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. यस और नो? आ रहा है समझ में? यही हो ना टोटल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी पहले था 200 का था 0, तो टोटल एनर्जी हो गया 200. अब जो है जब यहाँ पे 0 पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, mgh h 0 हो गया. और टोटल एनर्जी तो लेकिन कांस्टेंट रहेगा. तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? टोटल एनर्जी क्या है? इन दोनों को मिलाकर के कितना होना चाहिए? 200. तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 200 जूल. क्लियर है क्या? यस और नो? तो इसका मतलब कि यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं. सीधा हाफ mv² को लिख दीजिए 200 जूल. यस और नो? तो निकल जाएगा. m क्या है? 2 ही है. 2 2 कट गया. v² शुड बी 200. तो यहाँ पे v कितना हो जाएगा? √200 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है क्या? या फिर 10√2 मीटर पर सेकेंड. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब मानिए कि ये जो है 4 मीटर नीचे गिरा है. कितना? ठीक है, तो यहाँ पे 4 मीटर नीचे गया है, तो यहाँ पे 6 मीटर हो गया. क्लियर है क्या? क्योंकि 10 मीटर पे था ना पहले. जब 6 मीटर पे है तो जल्दी बोलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलिए. मास इंटू जी इंटू एच. एच क्या है? एच क्या है? 10 सेंटीमीटर. हाइट कितना है यहाँ पे? यहाँ पे एच कितना है? 6 मीटर. तो मास है 2, जी हो गया 10, ये हो गया 6. कितना हो गया? 120 जूल. टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा. तो हम लोग पढ़े हैं टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा. तो जल्दी बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है, ठीक है, टोटल एनर्जी कितना है? 200 जूल है. टोटल एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट है. टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग? टोटल 2 तरह का एनर्जी है. कौन सा? कौन कौन सा एनर्जी है यहाँ पे? काइनेटिक और पोटेंशियल. तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे दोनों को? काइनेटिक और पोटेंशियल. यहाँ पे पोटेंशियल 120 है, तो काइनेटिक कितना होगा? 30 जूल. आया समझ में?
तो कर दीजिए हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 80, यस और नो। तो वी कितना हो जाएगा, √80, यस और नो। तो √80 कितना होगा, 4√5 मीटर पर सेकेंड। आगे समझ में, एक और दे दें। मानिए कि ये नीचे आ गया है, ठीक है ना, ये 6 मीटर पर था, ये अब जो है ये केवल 2 मीटर ही हाइट पे है। कितना है, 2 मीटर हाइट पे है। जल्दी बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 2 × 10 × 2 कितना हुआ, 40 जूल। टोटल एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 160। इसको कर दीजिए हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ इंटू 2 × वी स्क्वायर कितना हो गया, 160। क्लियर है क्या, तो वी कितना हो जाएगा, 4√10 मीटर पर सेकेंड। आ रहा समझ में, ठीक है, क्लियर है क्या। तो हर समय आप देखिएगा कि क्या है, टोटल एनर्जी जो है भैया ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट, यस और नो। आगे समझ में, तो भैया लिखा हुआ है, ठीक है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल ऑफ ऑब्जेक्ट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन हिज पाथ पियर्स इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक। तो जितना जितना देखिए, जितना पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ है, कितना हुआ, 200 से कितना हुआ, 200 से 120 हुआ, कितना घटा, कितना घटा, उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। फिर देखिए 120 से 40 कितना घटा, 200 से 160 घटा, देखिए कितना हो गया। तो जितना ये घटेगा उतना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा उतना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, इसीलिए टोटल एनर्जी कांस्टेंट है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है और इस आदमी के पास जो है 2 पॉकेट है, पॉकेट 1 है, पॉकेट 2 है, ठीक है ना। ये है एक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या करता है, मान लीजिए कि इसमें है 200 रुपया, कितना है 200 रुपया, इसमें है 0 रुपया। वो क्या करता है, इधर दे दिया कुछ, कितना दे दिया, मानिए 80 दे दिया, इधर 80 हो गया, इसके पास कितना हो गया इधर, लेकिन टोटल तो इसके पास 2 ऐसे रहा ना, दोनों पॉकेट मिला के, क्या टोटल तो 200 ही रहा हमेशा। अब एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट कटते, लेकिन टोटल तो उतना ही रहा ना आपके पास, यस और आगे समझ में। फिर क्या किया, फिर जो है ना, फिर बोला गया और जो है 40 और दे देते हैं, तो ये 80 हो गया, तो इधर 40 अगर और दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। टोटल तो 2 ऐसे रहा ना, है समझ में। तो ये कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन टोटल जो है, और जितना इसमें घटेगा उतना ही इसमें बढ़ेगा। क्लियर है क्या, we find that during, ठीक है, thus there is a continual transformation of gravitational potential energy into kinetic energy। एक्टिविटी 11.5 कर लीजिएगा, जैसा हम बताए थे वैसा ही अलग। थिंक इट ओवर, what would have happened in nature had not allowed a transformation of energy? There is a view that life could not have been possible without transformation of energy. Do you agree this? और जो है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी नहीं रहता तो सही में लाइफ पॉसिबल नहीं था। कैसे, फूड का एनर्जी से हम लोग के बॉडी को एनर्जी कभी मिल ही नहीं पाता, कैसे पॉसिबल होता लाइफ, ऐसे में। क्लियर है क्या, आगे बढ़ते। रेट ऑफ डूइंग वर्क, डू ऑल ऑफ अस वर्क एट द सेम रेट, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो वर्क का डेफिनेशन क्या है, जल्दी बोलिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है मानिए 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, कितना हो गया वर्क डन, 20 जूल। कोई दिक्कत,
तो एक आदमी जो है इसको 10 न्यूटन से ढकेल रहा है और इसको 2 मीटर लेकर के गया। क्लियर है क्या? कितना लेकर के गया? एक और आदमी है, वो भी 10 न्यूटन से ढकेल रहा है और वो भी इसको 2 मीटर तक लेकर के गया। ठीक है, इस केस में भी कितना एनर्जी खर्च हुआ? 20 जूल। इसमें भी 20 जूल। क्लियर है क्या? लेकिन पॉइंट डिफरेंस क्या है, ये जो पहला आदमी है, ठीक है ना, ये जो है 10 सेकंड में ही इसको 2 मीटर लेके चला गया। ये जो दूसरा है ये चींटी है, ठीक है ना, या फिर टॉर्टोइज है, इसको जो है जैसे है ना 1 आवर लग गया जाने में। ठीक है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है? ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि कम टाइम में किया, वो कम टाइम में। टास्क वही है, टास्क वही है। जैसे कि एक बच्चा है, वो होमवर्क दो उसको तो अगले दिन करके लेके आ जाएगा। दूसरा बच्चा है, वो होमवर्क दो तो 2 महीना बाद करके लाया, एग्जाम के बाद करके लाया, है कि नहीं? अंतर है कि नहीं है? दोनों होमवर्क ही किया है, दोनों 5 पन्ना ही लिखा होगा, लेकिन अंतर क्या है? एक तुरंत कर रहा है, एक लेट से कर रहा है, क्या धीरे धीरे कर रहा है। तो कौन बेटर है? जल्दी करे। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? तो इसीलिए जब हम लोग मशीन के बारे में बात करते हैं, भैया रेट ऑफ डूइंग वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? रेट ऑफ, किस गति से, कितना जल्दी आप कर रहे हैं। क्लियर है क्या? इसीलिए एक टर्म आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। आगे समझ में? कितना टाइम में किया। ठीक है, जैसे कि 2 मशीन है आपके पास, एक ये हो गया मशीन 1, है ना, और ये दूसरा हो गया मशीन 2। दोनों जो है पानी को ऊपर पहुंचाएगा, लेकिन एक जो है 1 घंटा में पहुंचाएगा पानी को, और दूसरा जो है आपको 10 दिन लगाएगा। कितना? ठीक है ना, इसका दाम है 5,000 रुपया और इसका दाम है 1,000 रुपये। कौन खरीदेगा? एक जो है मशीन वो 1 घंटा में पानी ऊपर पहुंचा रहा है, लेकिन इसका दाम है 5,000, और दूसरा मशीन भी वही कर रहा है, ऊपर ही पहुंचा रहा है, लेकिन 10 दिन में पहुंचा रहा है। तो कौन खरीदेगा उसे? यही खरीदेगा ना, ठीक है नहीं? क्योंकि ये तो इन वन सेंस कुछ काम का ही नहीं है कि नहीं? तो केवल काम से मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब उस मोटर पे लिखा है कि सारा, है ना, आप टेंशन मत लीजिए, पानी ऊपर पहुंचा देगा, लेकिन ये भी पूछना होगा ना भैया कितना देने में है, हर समझ में, यस और नो। इसीलिए रेट ऑफ डूइंग वर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है क्या? अब आ जाइए, कंसिडर 2 children, say A and B. Let us say they weigh the same. Both start climbing up a rope separately. Both reach a height of 8 meter. A जो है 15 सेकंड में पहुंच गया, B जो है 20 सेकंड में पहुंचा। कौन ज़्यादा जल्दी पहुंच रहा है? A। कौन ज़्यादा बेटर है, फुर्तीला है? What is work done by each? उन दोनों में से काम किसने ज़्यादा किया? नहीं, काम उतना ही किया है, दोनों ऊपर ही पहुंचा ना, उतना ही हाइट पे पहुंचा। किसने ज़्यादा काम किया है? सेम काम किया है। द वर्क डन इज द सेम, हाउएवर ए हैज टेकन लेस टाइम देन बी टू। हु हैज डन मोर वर्क इन अ गिवन टाइम, सही, इन 1 सेकेंड। तो किसने जो है रेट ऑफ वर्क किसका ज़्यादा है? ए का। क्लियर है क्या? लेकिन वर्क डन उतना ही है दोनों का। ठीक है, a stronger person may do certain work in a relatively less time. A more powerful vehicle would complete a journey in a shorter time than a less powerful one. We talk of the power of machines like motorbikes and motor cars. The speed with which these vehicles change energy or do work is a basis for their classification.
Power measures the speed of work done, that is how fast or slow work is done. Power is defined as the rate of doing work या फिर the rate of transfer of energy. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Power. अब rate important हो गया ना भाई. If an agent does a work W in time t, then power is given by W by t. कोई दिक्कत? The unit of power is watt in honor of James Watt, having the symbol W. 1 watt is the power of an agent which does work at the rate of 1 joule per second. एक सेकेंड में 1 जूल जो काम करेगा उसका पावर क्या रहेगा? 1 watt. We can also say that the power is 1 watt when the rate of consumption of energy is 1 joule per. 1 watt equals 1 joule per second और 1 watt equals 1 joule per second, है ना? ऐसे हम लोग लिखते हैं. We express larger rates of energy transfer in kilowatt. किलो मतलब कि जैसे ग्राम है और किलोग्राम, तो 1000 ग्राम, तो वैसे ही ये 1000 वाट होगा. ठीक है. The power of an agent may vary with time. This means that the agent may be doing work at different rates at different intervals time. ठीक है ना. अब जो है ऐसा नहीं है कि वो सेम रेट से कर रहा है ना. जैसे कि अब कोई आदमी दौड़ रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो सेम ही स्पीड से दौड़ रहा है हमेशा. शुरुआत में तेजी दौड़ा, थक गया तो धीरे धीरे दौड़ने लगा, शायद फिर एनर्जी आए तो फिर देर जोर से दौड़ना, तो रेट भी चेंज हो सकता है. Therefore the concept of average power is useful. इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज पावर. टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम. क्लियर है क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है, वो 60 किलोमीटर कवर करता है. कितना? 2 घंटा में. कितना स्पीड क्या हुआ? 60 किलोमीटर 2 घंटा में. स्पीड क्या है? जल्दी से 60 किलोमीटर 2 घंटा में, तो उसका स्पीड क्या है? 1 घंटा में कितना किलोमीटर? 30. लेकिन आपको लगता है 30 उसका हमेशा 30 ही है? नहीं, बीच में स्टेशन आया तो वहाँ रुका भी है ना. कहीं पे 2 स्टेशन के बीच में ज़्यादा दूरी था तो तेज भी करता है कि नहीं. एवरेज है उसका 30. क्लियर है क्या ये सॉर्ट? So we obtain the average power by dividing the total energy consumed by the total time taken. Clear है? ये हो गया rate of doing work. Clear है क्या? यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है. चलिए हम लोग अपना खुद का एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है. एक आदमी है, वो क्या कर रहा है? इसको डिस्प्लेस किया. यह 10 न्यूटन फोर्स लगाया इसने, और इसको डिस्प्लेस किया इसने कितना दूर तक? 5 मीटर तक. कितना? जल्दी बताइए. वर्क डन क्या हुआ? 50 जूल. क्लियर है क्या? अब इसको टाइम लगा करने में 2 सेकेंड. कितना? ठीक है, टाइम लगा 2 सेकेंड, तो पावर क्या हो जाएगा? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम which is equal to 50 joule divided by 2 second which is equal to 25 joule per second which is equal to 25 watt. यूनिट क्या होता है इसका? watt. क्लियर है क्या? समझ में आया? हाँ, पावर का यूनिट ऑफ पावर इज watt. क्लियर है क्या? और ये वाट क्या होता है? जूल पर सेकेंड होता है. वाट क्या होता है? ये वाट. यहाँ पे देखिए 25 जूल पर सेकेंड था, अब इसको हम लोग वाट लिख दिए. क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? टेंशन हो गया? ठीक है. ये कुछ क्वेश्चंस हैं. एक मिनट, आप अपना बुक दीजिए.